प्रेम भाई आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। क्योंकि मैं इसको एक दूसरे, शायद मेरे चश्मे का नंबर फर्क है। प्रियंका गांधी अगर पीके से मिलती हैं, दिग्विजय सिंह अगर आरएसएस के संगठन की बात करते हैं, अधीर रंजन जी अगर मोदी जी से मिलते हैं, शशि थरूर अगर मोदी जी के कार्यक्रम में जाते हैं बीमार रहते हुए भी और अपने कार्यक्रम में नहीं आते हैं, तो मैं, ये ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, होना चाहिए। इससे कांग्रेस का एक वोट बढ़ेगा कि एक वोट कम होगा? मैं इस उस पे प्रेम भाई आपसे अधीर रंजन जी की जो अभी की विजिट है, अभी की जो मुलाकात है, उस पे एक लार्जर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। लेकिन इन लोगों के इन सब कामों से क्या कांग्रेस का एक वोट का फायदा हुआ है या एक वोट का नुकसान हुआ है? मैं लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस साइकोलॉजिकल नैरेटिव की बात कर रहा हूं जो ये सारे सबने किया, पीके से मिलने से लेके आरएसएस की बात करने तक। प्रेम भाई जी, शुक्रिया आनंद जी। देखिए, जितने उदाहरण हैं सब अपने आप में अलग अलग उदाहरण हैं जो कांग्रेस में रह करके और अलग तरह से बिहेव करते दिखते हैं। जैसे शशि थरूर हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट उदाहरण है किसी और के मुकाबले। और दिग्विजय सिंह हैं, बीजेपी या आरएसएस की संगठनात्मक बातों की तारीफ करने के बावजूद कोई ये कहीं नहीं पाएगा कि दिग्विजय सिंह कभी बीजेपी में जा सकते हैं। तो उनके बोलने का एक अलग मकसद। आप राज्यसभा सीट की चर्चा कर रहे हैं, राज्यसभा सीट का जब जब चुनाव आता है तो दिग्विजय सिंह भाई पार्टी के भीतर भी राजनीतिक भाषा बोलते हैं, वो एक बिल्कुल अलग उदाहरण है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी का उदाहरण तो एकदम ही अलग है। अधीर रंजन चौधरी को मैं योद्धा की तरह देखता हूं। अधीर रंजन चौधरी जो कि एक ऐसे स्टेट में अपनी पार्टी के लिए लड़ते हैं जहां उनकी पार्टी ही अनिच्छुक हो जाती है स्ट्रगल करने के लिए। देखिए, कांग्रेस को बेदखल करने वाली पार्टी सत्ता में वहां लेफ्ट भी है और तृणमूल भी है, इन दोनों को मान लीजिए। तृणमूल कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है और लेफ्ट ने तो बेदखल ही किया था। तो इन दोनों के साथ आप नेशनल अलायंस कर लेते हैं, इंडिया गठबंधन में रहती हैं। ममता बनर्जी आज भी बोलती कि मैं इंडिया गठबंधन में हूं। तो भाई, इंडिया गठबंधन में अगर ममता बनर्जी है तो अधीर रंजन चौधरी कहां है? ये तो सोचना पड़ेगा ना। कांग्रेस जो वहां लड़ रही है, कांग्रेस के लिए जो बोल रहा है, वो कहां है? उसकी पोजीशनिंग क्या होगी? तो पिछले चुनाव में भी हुआ, कांग्रेस जो पॉलिसी डिसाइड करती है, आप तो तय कर लो भाई, बीजेपी से लड़ना है कि तृणमूल कांग्रेस से लड़ना है। तो अगर आप तृणमूल कांग्रेस से लड़ना ही नहीं है तो आप जाके गठबंधन करो। चुपचाप तो गठबंधन भी नहीं करेंगे और उसके बाद में अलग से तृणमूल कांग्रेस को फाइट भी देंगे और तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में भी रहेगा। तो अधीर रंजन क्या करेगा भाई? तो अधीर रंजन को हराने के लिए जब लोकसभा चुनाव आता है तो कांग्रेस बचाव में नहीं उतर पाती है। भाई, अधीर रंजन को हराने के लिए जब तृणमूल कांग्रेस अपना सर्वोच्च दांव खेल देती है, क्रिकेट खिलाड़ी को उतार देती है, तो क्या कांग्रेस बोल नहीं सकती थी काहे का इंडिया गठबंधन? जब तुम हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ उसको हराने के लिए तुम पूरा जोर लगा रहे हो, तो ऐसा गठबंधन लेके हम क्या करेंगे? तो आप अधीर रंजन चौधरी के बचाव नहीं कर पाते हैं। अधीर रंजन चौधरी को बेमौत मरने देते हैं, राजनीतिक मौत देते हैं आप। उसके बाद भी अगर अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस में है, खड़ा है, और नरेंद्र मोदी के साथ मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस मजबूती के साथ अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि बंगाली बोलने वालों के साथ जो देश के अलग अलग राज्यों में बिहेव हो रहा है, उन्होंने घुसपैठिया शब्द भी नहीं कहा, बंगाली बोलने वालों के खिलाफ, बांग्ला बोलने वालों के खिलाफ जो पूरे देश में और खासकर उड़ीसा में हाल में जो उदाहरण है, उसके खिलाफ हम नरेंद्र मोदी से मिलने आए हैं। तो नरेंद्र मोदी उनको मिलने के लिए समय देते हैं, ये उनकी राजनीति हो सकती है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने जो मुद्दा उठाया है वो बंगाल का मुद्दा है और चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये। तो ये तो कांग्रेस को मजबूत करने वाला काम हुआ ना कि बंगाल से एक मुद्दा उठा के दे रहे हैं आपको। अब उसके बाद भी अगर ये मुद्दा जाके तृणमूल को आप परोस आइएगा तो उसमें दोष अधीर रंजन चौधरी का थोड़े है। ये बात समझने की जरूरत है। तो अधीर रंजन चौधरी और बाकी नेताओं में जो अपने स्वार्थ के लिए स्टांस लेते हैं, इसमें बहुत फर्क है। और बहुत सही कहा प्रफुल्ल जी ने, आपने भी कहा कि अधीर रंजन चौधरी का ओरिजिन क्या है।
वो नक्सलवादी आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, उसके बाद कांग्रेस में आते हैं। वो किसी भी दूसरे, न तो सामंती नेता है, न तो ऐसे नेता है जो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, जाने का कोई चांस ही नहीं है। और आंख मूंद का, ऐसा भी नहीं कि डेमोग्राफी है इसीलिए, डेमोग्राफी है वो तो बाय डिफॉल्ट है। डेमोग्राफी है 66% मुस्लिम आबादी बहरमपुर में, फिर जिस इलाके में माने सोनिया गांधी जिनको बड़ा बड़ा नाम देती थी, रॉबिन हुड कहा जाता था, बंगाल टाइगर टाइप से नाम दिया जाता था, उस व्यक्ति को वहां इस तरह से पोलराइज करके तृणमूल कांग्रेस ने हराया, हिंदू मुसलमान करके हराया। उससे सांप्रदायिक और कौन हो सकता है? आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में सांप्रदायिकता की जरूरत जितना बीजेपी को उतना तृणमूल कांग्रेस को है। तृणमूल कांग्रेस भी सांप्रदायिक है और बीजेपी भी सांप्रदायिक है, दोनों पोलराइज करके एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। और इधर अधीर रंजन चौधरी बेचारा अकेला लड़ने वाला आदमी, उसको संगठन का साथ नहीं मिलता है, और जब नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। मैं सोचता हूं कि अधीर रंजन चौधरी अपने किस्म का अकेला योद्धा है, लड़ाकू है और वैचारिक रूप से मजबूत है। वो कभी भाजपा में नहीं जा सकता, वो भाजपा के खिलाफ स्टैंड करने वाला व्यक्ति है और उसको उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। जी मैं बहुत संक्षेप में प्रेम जी आपसे एक चीज पूछ लूं। जैसा है ना कि उतनी डिसिप्लिन और उतनी ऑर्गेनाइज पार्टी चाहिए, क्या हम आरएसएस की बी टीम कांग्रेस को बनाना चाहते हैं कि भाई बीजेपी की देखिए कितनी चाक चौबंद वो पन्ना प्रमुख तक है वहां, हम पन्ना प्रमुख जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं? नंबर एक। नंबर दो, हम मतलब देश की जनता, हमारा ये है। नंबर दो, मेरा अपना असेसमेंट है, इस देश में बीजेपी गोडसे आरएसएस की विचारधारा के सामने केवल एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका नाम राहुल गांधी है। और आज बीजेपी और आरएसएस की प्राण कोशिश है कि उसको किसी तरह से किनारे कर दो। अगर एक बार ये किनारे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर आरएसएस को किसी भी चीज की चिंता नहीं है। उसके लिए अगर एक चिंता का कारण इस देश का एक नेता है, उसका नाम राहुल गांधी है। इस पे भी मैं एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि जो शरद पवार के यहां हुआ, आप आंख बंद करके नहीं रह सकते हैं। शरद पवार बहुत सीनियर इंडिया गठबंधन के नेता, बड़े भारी चाणक्य, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। प्रेम भाई बहुत संक्षेप में। अनम्यूट अनम्यूट। आपका सवाल वैसे संक्षेप में उत्तर मांगता नहीं नहीं, है। समय का असल में थोड़ा वो बंदिश हो जाती है, इसलिए चलिए संक्षेप में उत्तर देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। वो आप टेस्ट लेते रहते हैं ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो संगठन का प्रश्न है, संगठन का प्रश्न हम आज से देखते हैं तो कांग्रेस से सारे सवाल होने लगते हैं, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा संगठित पार्टी तो कांग्रेस रही है, सबसे लंबे समय तक उसकी पार्टी सत्ता में रही है। और जो आज संगठन मजबूत होने का दावा कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा कर रही हैं, उनकी क्या हैसियत कांग्रेस ने बना रखी थी? भाई जनसंघ का नाम मिटाना पड़ गया, पार्टी खत्म हो गई, आरएसएस को कोई पूछा नहीं कभी, हमेशा हाशिए पर रही। तो उन समय उनसे पूछा जाता कि संगठन क्या है। इस सत्ता में आप हैं तो आज आपका संगठन दिख रहा है, लेकिन आज कांग्रेस लगातार 2 बार चुनाव हारी है, बल्कि 3 हो गया, 3 बार चुनाव हारी है। तो ये लगता है कि कांग्रेस का संगठन ही खत्म हो गया। तो ये जो सवाल है ना, समय के साथ जुड़ा हुआ सवाल ज्यादा है। और कांग्रेस ऐसे भी संगठन की जब बात होती थी तो कभी कहा जाता था लेफ्ट का संगठन तो बहुत स्ट्रांग है, हाँ, कांग्रेस का तो ऐसा संगठन ही नहीं है जैसा लेफ्ट का है या जैसा राइट का भी कभी किसी अर्थ में बोला जाता था। तो कांग्रेस उस हिसाब से देखें तो संगठन के दम पर सत्ता में नहीं आती थी। वही 400 से ज्यादा सीट राजीव गांधी को आई थी, संगठन के दम पर थोड़े आई थी, वो पर्सनालिटी, विरासत, ये सारी चीजें थी। और वही पर्सनालिटी, वही विरासत कांग्रेस को 2004 में भी जिंदा खड़ी कर गई। कांग्रेस और बीजेपी में आज सबसे बड़ा फर्क क्या है? कांग्रेस 145 सीट ला करके भी सत्ता में आ सकती है और बीजेपी 240 में भी लड़खड़ा सकती है, यही फर्क है।